the introduction of third chapter, Yoga and Lifestyle, and I have explained you the definition of asanas. Asan. What is asan? I have described you that. So next topic is benefits of asanas for prevention of diseases, and I have cleared the first point. If I am right, bones and joints become strong. I have cleared that point. Is that okay? Let's study the second point. Become strong. दूसरा पॉइंट ये है कि यदि हम बात करें आसन की, आसन बीमारियों की रोकथाम में कैसे लाभदायक हैं, इस बारे में अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट निकल कर ये आता है कि आसन परफॉर्म करने से, डेली आसन को प्रैक्टिस में लेने से हमारी जो बोन्स होती हैं, मसल्स होती हैं, वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है. By performing asanas regularly, muscles of the body become strong, the efficiency of muscles increases, fat does not accumulate in the body. यानी कि हमारी मसल्स के ऊपर जो अननेसेसरी फैट एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, यदि हम आसन परफॉर्म करते हैं तो वो फैट इंक्रीज नहीं होता है. और फैट इंक्रीज नहीं होता, उससे क्या क्या फायदे होते हैं? हमारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी जो रीचेबिलिटी है, हमारे मसल्स की जो स्ट्रेंथ है. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा जो कार्डियक है, हमारा जो हार्ट है, उस हार्ट पर एक्स्ट्रा फैट होने की वजह से एक्स्ट्रा कैपिलरीज, एक्स्ट्रा वेन्स का बर्डन नहीं पड़ता है. क्योंकि जब फैट बढ़ता है तो उसे उस फैट को एनर्जी पहुंचाने के लिए ज्यादा वेन्स में ब्लड को पंप करना पड़ता है, जिससे हार्ट पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है. तो लेस फैट होने का मतलब क्या है? हार्ट का स्वस्थ होना. ठीक है. तो अगर हम आसन परफॉर्म करते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं वो कैसी हो जाती है? स्ट्रॉन्ग हो जाती है. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल. देखो, इसको ध्यान से समझिए. आसन, जब हम आसन का बेनिफिट पढ़ रहे हैं तो हम वन बाय वन हर एक बॉडी के सिस्टम के बेनिफिट बता रहे हैं कि हर एक बॉडी के अलग अलग सिस्टम है ना. कार्डियो सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब सिस्टम्स पर आसन का क्या प्रभाव पड़ रहा है वो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं. तो वही क्या बन गए? बेनिफिट बन गए. समझ में आ रही है मेरी बात? तो थर्ड बेनिफिट जो है वो है कि हमारे ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कैसा हो जाता है? बिकम्स नॉर्मल. ना तो हाई होता है ना लो होता है ब्लड सर्कुलेशन. As a result of practicing asanas regularly, the stroke volume as well as cardiac output. अब ये दो चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी होंगी. स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? हमारा जो हार्ट होता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं. इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारे हार्ट से ब्लड बाहर आता है, एक मिनट में कितना ब्लड बाहर आया लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कहलाता है स्ट्रोक वॉल्यूम. कि ब्लड ने लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पर यूनिट में कितना ब्लड पंप करने के लिए बॉडी में भेजा लेफ्ट वेंट्रिकल से, वो क्या कहलाया? स्ट्रोक वॉल्यूम. कार्डियक आउटपुट किसको कहते हैं? कार्डियक आउटपुट का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकल से भी राइट वेंट्रिकल, दोनों से हार्ट ने स्क्वीज करके अपने आप को कितना पंप किया, कितना ऊपर भेजा फेफड़ों के लिए, क्लीन होने के लिए, फिर ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में आया, तो वो स्क्वीज करके राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में कितना पंप करके भेजा और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी भेजा. मतलब लेफ्ट और राइट दोनों वेंट्रिकल से जो पंप करके पर यूनिट 1 सेकंड, 1 मिनट में जितना ब्लड बाहर निकला हार्ट से, वो कहलाता है कार्डियक आउटपुट. दोनों का अंतर समझ में आ गया? एक में सिर्फ क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल, और एक में लेफ्ट और राइट दोनों. तो स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, ये बढ़ता है. बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर किसी पंप से ज्यादा आउटपुट आ रही है, इट मींस क्या हो रहा है? वो पंप ताकतवर हो रहा है, मजबूत हो रहा है, पंप की पावर बढ़ रही है.
और हार्ट की यदि पावर बढ़ रही है तो वो हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। बुरा कौन कह रहा है? तुम्हें अपना हार्ट मजबूत नहीं चाहिए? मजबूत चाहिए, सबको मजबूत चाहिए ना हार्ट, कि वो ठीक से पंप कर पाए। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाती है, बिकॉज कार्डियक मसल्स स्टार्ट वर्किंग मोर स्ट्रांगली, क्योंकि कार्डियक हमारे हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो ज्यादा स्ट्रांगली, ज्यादा ताकत से और ज्यादा एफिशिएंटली वर्क करने लगती है। ब्लड सर्कुलेशन इज इंप्रूव, और इससे क्या होता है, हमारी ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, अगर कार्डियक हमारा सही पंप कर रहा है तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसा हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइजेस एंड स्टेबलाइजेस, और हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि लगातार फ्लक्चुएट कर रहा हो, बदल रहा हो, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है, नॉर्मल पर बना रहता है। The level of blood cholesterol reduces, और हमारे जो ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसका जो लेवल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल की यहाँ पर बात हो रही है, जिससे रक्त के अंदर क्या हो जाता है, गाढ़ापन आ जाता है। जब रक्त गाढ़ा हो जाता है तो वेन्स में और हमारे जो कैपिलरीज हैं उनके अंदर फ्लो करने में दिक्कत करता है। गाढ़ी चीज देरी से आगे खिसकती है, बहता नहीं है नसों के अंदर ठीक से। जब बहेगा नहीं तो हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा, और हार्ट पर प्रेशर पड़ेगा डेट मीन्स क्या, कि हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाए। तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। कौन कम करते हैं? क्या करने से बैड कोलेस्ट्रॉल घट रहा है? क्या करते हैं इस चैप्टर में? आसन करने से। ठीक है, बाय परफॉर्मिंग आसन्स द लैक्टिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेट, ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं कि जब एरोबिक एक हम रेस्पिरेशन करते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारी बॉडी जो है वो लैक्टोज का, लैक्टिक एसिड का इस्तेमाल करती है एनर्जी देने के लिए मसल्स को, मसल्स के अंदर। लेकिन लैक्टिक एसिड अगर इकट्ठा हो जाए मसल के अंदर तो वही वो मसल की वर्केबिलिटी को कम कर देता है, मसल को थका देता है जल्दी। तो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस को और एसिड फॉस्फेट टॉलरेंस को बढ़ा देते हैं जब हम आसन कर रहे होते हैं। तो लैक्टिक एसिड और एसिड फॉस्फेट जो है आर एक्सक्रेटेड फ्रॉम मसल्स क्विकली, मसल से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब एनारोबिक, हमें एरोबिक रेस्पिरेशन की जरूरत, एरोबिक रेस्पिरेशन तब हो रहा है जब हम नॉर्मल कोई वर्क कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बैठकर सुन रहे हैं, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है। इसके अंदर ऑक्सीजन ब्लड के साथ आ रही है और पर्याप्त मात्रा में हमारी मसल्स तक पहुंच रही है। लेकिन जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं, जैसे मैराथन में दौड़ रहे हैं, कोई बहुत हैवी वेट उठा रहे हैं, डंबल उठा रहे हैं बार बार, तो हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन फेफड़ों से मिल रही है ब्लड के थ्रू, वो उस मसल को जो काम पे लगे हैं, सपोज हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स काम पे लगे हैं डंबलिंग, तो इन मसल्स को जितनी ऑक्सीजन फेफड़ों से पहुंच रही है वो पर्याप्त नहीं पड़ती। ये कहते हैं हमें और ऑक्सीजन चाहिए। अब वो और ऑक्सीजन कहां से आए? क्योंकि एनर्जी बना रहे हो, जाहिर सी बात है। अब वो एनर्जी बनाने के लिए बॉडी के अंदर ग्लूकोज मौजूद होता है, तो वो उस ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं और ग्लूकोज को ब्रेक करके उससे ऑक्सीजन और एनर्जी मसल्स को देते हैं। लेकिन इस दौरान ही जब ग्लूकोज से ब्रेक हो रहा होता है तो लैक्टिक एसिड जो होता है वो मसल के अंदर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उस पूरी रिएक्शन चेन के अंदर लैक्टिक एसिड भी बॉडी के अंदर, मसल के अंदर रिमूव होता रहता है। अब वो लैक्टिक एसिड क्या काम कर रहा है या एसिड फॉस्फेट क्या काम कर रहे हैं कि ये मसल को ऑक्सीजन, जो नॉर्मल एरोबिक तरीके से जो ऑक्सीजन आती है, वो ऑक्सीजन पहुंचने का रास्ता ब्लॉक कर लेती है। अगर ये इकट्ठे हो जाए हमारी मसल के अंदर तो मसल क्या, उसकी वर्केबिलिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है। अब वर्केबिलिटी अगर ये रिमूव हो जाए, अगर हम मान लो बैठ जाए शांति से, पहले तो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे या डंबलिंग कर रहे थे, फिर बैठ गए, तो धीरे धीरे हमारे
बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है कि लैक्टिक एसिड धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है बॉडी के अंदर, ठीक है, एक्सक्रेट कर दिया जाता है बॉडी से। अगर ये एक्सक्रेट ना हो तो बॉडी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा वो मसल थकान मान जाती है, कई बार तो मसल के अंदर सोरनेस भी आ जाती है, सूजन भी आ जाती है मसल के अंदर, अगर लैक्टिक एसिड और एसिड फॉस्फेट ये इकट्ठे हो जाए बहुत ज्यादा मात्रा। तो आसन क्या करते हैं कि वो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड को सहन करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, एसिड फॉस्फेट को टॉलरेट करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा बेनिफिट हुआ, और बड़ी क्विकली बॉडी को ऐसा बना देते हैं कि लैक्टिक एसिड बड़ी क्विकली हमारी जो मसल्स है उनसे रिमूव हो जाए, उनसे एक्सक्रेट हो जाए। नेक्स्ट इज, फिर नया सिस्टम आया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट। हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, फेफड़े, लंग्स हमारे। बाय डूइंग आसन्स रेगुलरली द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट। अगर हम अनुलोम विलोम रोज करते हैं, कपालभाति रोज करते हैं, भस्त्रिका रोज करते हैं, तो इससे होता क्या है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है यानी कि फेफड़े, वो कैसे हो जाते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं। बाय डूइंग आसन्स रेगुलरली द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम एफिशिएंट, द वाइटल एयर कैपेसिटी इंक्रीजेस अप टू 6000 सीसी। ये वाइटल एयर कैपेसिटी क्या होती है कि जो हमारे फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन बनाने में मदद करती है, जो जिसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सारी एयर का इस्तेमाल हम नहीं करते, बहुत थोड़ी एयर का इस्तेमाल हमारे फेफड़ों के द्वारा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वाइटल एयर। और उस वाइटल एयर को इस्तेमाल करने की जो कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड वाइटल एयर कैपेसिटी। फेफड़ों की वाइटल एयर कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, कहां तक, 6000 सीसी तक, मतलब हमारे इंजन की पावर को बढ़ा रहे हैं। दिस साइज ऑफ द लंग्स एंड चेस्ट आल्सो एनहांसेस। और इससे होता क्या है कि फेफड़ों के खुलने की क्षमता, और चेस्ट मसल के अंदर ये हमारे फेफड़े होते हैं, तो इनके खुलने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। डायफ्रागम नीचे चला जाता है, नीचे मतलब उसकी शक्ति बढ़ जाती है, और जो हमारी चेस्ट मसल्स है उनके खुलने की जो कैपेसिटी है, वो उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट जो है वो ज्यादा हो जाती है, जिससे फेफड़ों को खुलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह मिलती है। और ये कब होता है, जब हम रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। As a result of doing आसन, the will power becomes strong, और हमारी will power strong हो जाती है। And various diseases such as cough, जैसे कफ है, अस्थमा है, कैंसर ऑफ ट्रैकिया जो होता है हमारा, जो हमारे फेफड़े का जॉइंट जो होता है ना, वाई शेप जॉइंट, ये पूरा पोर्शन जो होता है जहाँ पर ये दोनों फेफड़ों के पाइप जुड़े हुए होते हैं, मेन श्वसन पाइप से, रेस्पिरेटरी पाइप से, दैट इज कॉल्ड ट्रैकिया। सो ट्रैकिया जो होता है उसके कैंसर को का खतरा भी घटा देते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड, उसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है आसन के द्वारा। एफिशिएंसी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीजेस, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को भी इंक्रीज कर देता है। बाय परफॉर्मिंग आसन्स रेगुलरली ऑल द ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी बिगिन टू वर्क इफेक्टिवली, द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बिकम्स एफिशिएंट। हमारी जो आंतें होती है, आंतों के द्वारा पानी का, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। जो भी हम खाते हैं वो डिसॉल्व होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, आपने पढ़ा होगा। फिर उस टुकड़ों से जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है वो हमारी आंतें निकाल देती है, तो उनका फूड एब्जॉर्ब करने की जो ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। कौन सा आसन करने से, जैसे वज्रासन कर रहे हैं, है ना, पवन मुक्तासन कर रहे हैं, है ना, मत्स्येंद्र आसन कर रहे हैं, तो इन आसनों को करने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो स्ट्रेंथन्ड हो जाता है, उसका कॉन्स्टिपेशन और इंडाइजेशन, गैस ट्रबल, ये सब खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन्स। हमारा जो नाड़ी तंत्र है, नर्वस सिस्टम है हमारा, जो हमें बताता है, दिमाग तक मैसेज पहुंचाता है, फिर दिमाग से मसल तक मैसेज पहुंचाता है, वो है हमारा नर्वस सिस्टम, नाड़ी तंत्र। वो नाड़ी तंत्र कब अच्छा होगा, जब हमारे स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्सेस बहुत फास्ट हो जाएंगे। मैंने किसी चीज को देखा, पैर फेंका, किसी ने लगता नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि स्टिमुलेट तो हुए बच्चे, डरे तो, उद्दीप्त तो हुए कि ये पैन आ रहा है मेरी तरफ, लेकिन वो दिमाग, नाड़ी तंत्र ने इतना फास्ट काम नहीं किया कि वो एकदम से उसको कैच कर दिया। तो जिसका ये रेस्पॉन्स, स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स करने का टाइम जितना कम होगा,
उतना ही उसका नाड़ी तंत्र कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आप देखते हो कमांडो को 1 मिनट पलक झपकते ही वो ब्रूस ली टाइप वो क्या कर देते हैं लोग, सेकंडों में खेल खत्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। As a result of regular practice of asana, our nervous system strengthens. The working efficiency of synapse enhances. Synapse जो होते हैं उनकी working efficiency, synapse होते हैं जो संवेगों को कैरी करके ले जाते हैं। संवेग मतलब मैसेजेस, दिमाग ने क्या कहा पकड़ ले, दिमाग ने क्या कहा इसको उठा, क्या कहा पैर उठा, चल, जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब साइनेप्सिस के कारण हो रहा है। The neuromuscular coordination increases, और इससे क्या होता है कि न्यूरो मतलब ब्रेन का और मसल का एक कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो जाता है। अगर ये कोऑर्डिनेशन कमजोर पड़ जाए, बहुत ज्यादा वस्त हो जाए, तो मैं चाहूंगा अपना हाथ उठाना लेकिन उठेगा नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, पैरालाइटिक हो गया। तो वो पैरालाइटिक हो जाने का मतलब क्या है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन कैसा हो गया, खत्म हो गया, कोई कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। एक अच्छा डांसर जो होता है उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो वो परफेक्ट स्टेप करता है। एक बुरा डांसर जो होता है, कभी डांस करते करते गिर भी जाता है, तो उसका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिल्कुल पुअर होता है, और ये बाय प्रैक्टिस अच्छा होता है। एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी विल बी डन एक्सपेंडिंग लेस एनर्जी। अगर हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो हम बहुत थोड़ी एनर्जी लगाकर अपनी वर्क एबिलिटी को बढ़ा लेते हैं, बहुत अच्छे से काम करेंगे। The secretion of adrenaline remains good. The secretion of adrenaline depends on sympathetic nervous system. हमारे एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन है जो इस पूरे नर्वस सिस्टम का, आप समझ लो कि आप कह लो यूपीएस है, इसका मतलब मेन मदरबोर्ड है पूरे इसका, पूरे ब्रेन का। एड्रेनलिन जो है, अगर वो एड्रेनलिन सही मात्रा में सेक्रेट ना हो हार्मोन से, तो सॉरी ग्लैंड से, तो कहीं ना कहीं हमारा नर्वस सिस्टम खराब होता चला जाता है। तो द रिएक्शन टाइम आल्सो रिड्यूसेस, और उसके अंदर कमी आ जाने से, पर्याप्त मात्रा में ना बन पाने से हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो भी घट जाता है। रिएक्शन टाइम रिड्यूस की जगह स्लो कर लेना है, गलत लिख दिया, स्लो हो जाता है। रिएक्शन टाइम घटेगा तो इसका मतलब तो बढ़े, हमारा रिएक्शन मतलब बहुत फास्ट हो गया। मेंटल पावर आल्सो इंप्रूव्स, और मेंटल पावर हमारी इंप्रूव होती है। मेमोरी इंप्रूव्स एंड फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट रिड्यूसेस, और मेमोरी हमारी अच्छी हो जाती है, जिसके कारण हमें निराशा नहीं होती कि मुझे कोई चीज याद नहीं आ रही। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन्स रिड्यूस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, और रेगुलर प्रैक्टिस जब हम करते हैं तो हमारी एंजाइटी और स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है। इट आल्सो रिड्यूसेस स्लीप डिसऑर्डर्स, और नींद न आने की जो समस्या होती है उसको भी दूर कर देता है। नर्वस सिस्टम जब हमारा अच्छा है, नर्वस सिस्टम अच्छा करने के लिए क्या है, मेडिटेशन है, ध्यान है ना, और प्राणायाम है, और इसके अलावा बहुत सारे मतलब मेडिटेटिव आसन आप कर सकते हैं। त्राटक है, ज्योति त्राटक, सूर्य त्राटक, तारा त्राटक, चंद्र त्राटक, बहुत सारे तरीके हैं, मेडिटेटिव आसन हैं जिनको करके हम अपने नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ग्लैंडुलर एक्टिविटी इज स्टिमुलेटेड एंड रेगुलेटेड प्रॉपर्ली, पूरी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं, जितने भी टाइप ऑफ हार्मोन्स हैं, सब किससे आ रहे हैं, ग्लैंड से आ रहे हैं। वो डिफरेंट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं आसन, और उनकी वर्केबिलिटी को अच्छा बना देते हैं, ताकि वो अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से हार्मोन और इंसुलिन को बनाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी कैसी रहने लगती है, स्वस्थ रहने लगती है। एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इनहेंसेस, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा शरीर से, हमारी जो त्वचा है वो पसीना बाहर निकालती है, यूरिक एसिड हमारा बाहर निकलता है, वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। हम शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल देते हैं, और एक्स्ट्रा जो भी यूरिक एसिड है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ये सब कब प्रॉपर हो पाता है, जब हम हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम को बेहतर बनाते हैं आसन। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन एनहांसेस द एफिशिएंसी ऑफ ऑल द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एज अ रिजल्ट द वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज लैक्टिक एसिड, एसिड फास्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड, सल्फेट वगैरह वगैरह, ये तेजी से हमारे शरीर से रिमूव कर दिए जाते हैं, और प्रॉपर्ली रिमूव कर दिए जाते हैं। फाइनल है इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत मजबूत बन जाता है, क्योंकि सारे सिस्टम हमारे कैसे हो गए, परफेक्ट कर दिए आसन में, तो ऑटोमेटिक बीमारी से लड़ने की जो हमारी शक्ति होती है
वो बढ़ जाती है। बाय कैरिंग आउट रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आसन्स और इम्यून सिस्टम इज स्ट्रेंथेंड, वी एज अ रिजल्ट बिकम लेस प्रोन टू वेरियस कम्युनिकेबल डिसीज। जैसे कम्युनिटी डिसीज ये चल रही है आजकल, वायरल फीवर चल रहा है, कोरोना फीवर चल रहा है, क्या कम्युनिटी डिसीज है, तो इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करती है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है तो हम इसकी पकड़ में नहीं आएंगे, जहां हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा वहीं हम पकड़ में आने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। In conclusion, you can decide that regular practice of asanas is helpful in preventing various diseases, especially the ones that are related to our lifestyle. यदि हम आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफस्टाइल डिसीजेज होती है, कॉमन लाइफस्टाइल डिसीज होती है, हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।